Hello everyone, today we are going to study about the physics class 12th. The topic is Coulomb's law. आज हम Coulomb's law के बारे में बात करें तो देखिए Coulomb's ने क्या स्टेटमेंट दी थी। ये जो लॉ है, सबसे पहले याद रखना, ये जो लॉ है ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये चार्जेस से रिलेटेड है, ठीक है, या चार्जेस के ऊपर बेस्ड है, ठीक, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एक फोर्स है ये, ठीक है। Coulomb's लॉ ने क्या दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हमें बताया। कैसे फोर्स के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जब हम बात करें तो इलेक्ट्रो इन द सेंस इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक टाइप के चार्जेस ही है। स्टैटिक इन द सेंस वो किस कंडीशन में है, रेस्ट की कंडीशन में। तो उसने एक ऐसा फोर्स बताया जो किसके थ्रू अप्लाई होता है, चार्जेस के थ्रू, और किस कंडीशन में, जब वो रेस्ट में है। तो देखिए इस लॉ ने क्या कहा हमें कि सपोज कीजिए आपके पास दो चार्जेस है, द वन चार्जेस इज Q1 एंड सेकेंड चार्जेस इज Q2, ठीक है। और ये चार्जेस वेदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव ये मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर दोनों पॉजिटिव है तो फोर्स ऑफ क्या होगा, रिपल्शन हो जाएगा। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। फोर्स तो अप्लाई हो रहा है ना, तो Coulomb's ने किसके बारे में बताया, फोर्स के बारे में बताया। तो हम देखेंगे कि ये जो फोर्स यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसकी क्या वैल्यू और ये किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो Coulomb's ने कहा कि जब दो चार्जेस एक दूसरे के आसपास पड़े हैं तो हर एक चार्ज का क्या होता है, अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इस चार्ज का भी अपना क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जहां तक वो क्या कर सकता है, दूसरे चार्ज के ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगाता है। तो उसने कहा कि यहाँ पे जो फोर्स होगा दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा किसके ऊपर, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस। जो दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं ना, इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। उसने फर्स्ट स्टेटमेंट में ये कहा। साथ में उसने क्या कहा, अगर ये दो जो चार्जेस हैं जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो जो फोर्स अप्लाई होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के। तो डिस्टेंस सपोज किया मैंने r मान लिया, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के, तो 1/r² के। यहां से देखिए दो इक्वेशन हमारे पास फोर्स की आ चुकी है कि जब दो चार्जेस क्या हैं एक दूसरे के आसपास पड़े हैं तो दोनों चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेंगे। और ये जो फोर्स है इस फोर्स की वैल्यू उसने बताई, और इस फोर्स को हम किस टाइप का फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पे जो फोर्स है F वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दोनों फोर्स की इक्वेशन है, अगर एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड भी इक्वल होगी। दोनों को कंबाइन करके अगर हम लिखते हैं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, Q1 Q2 अपॉन में r²। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट बन गई जब हमने Coulomb's लॉ को कंबाइन किया। तो इसी स्टेटमेंट से हम क्या कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन यहां से निकाल सकते हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या बनी, पहले फर्स्ट स्टेटमेंट पे जाएंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। तो क्या हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन एक दूसरे के ऊपर है ना, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस, किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में ये अप्लाई हो सकती है, इज डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, ठीक है। ये स्टेटमेंट ही कह रही है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यहां से लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के प्रोडक्ट के, एंड सेकेंड स्टेटमेंट में क्या कहा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टी रिलेशन है। उल्टी रिलेशन का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, उल्टी रिलेशन। कैसे, अगर डिस्टेंस को हम बढ़ा देते हैं तो फोर्स क्या होगा, उसके स्क्वायर टाइम डिक्रीज हो जाएगा। अगर डिस्टेंस को हम डिक्रीज करते हैं तो फिर फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। इस तरह से जब एक दूसरे का उल्टा बिहेव यहां पे नजर आ रहा है उसे बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसने क्या कहा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर टाइम। स्क्वायर टाइम है ना, किसका स्क्वायर टाइम है, r इज द डिस्टेंस, सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम। ये Coulomb's लॉ की हमें स्टेटमेंट मिल गई। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हम इजिली सोल्व नहीं कर पाते, तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने के लिए क्या किया गया, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया गया।
प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब हटाया गया तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाया गया, दैट इज के। सो प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए के आ गया, बाकी एज इट इज Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये जो के यहाँ पे कांस्टेंट उसने यूज किया है, इस कांस्टेंट को हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कांस्टेंट है ना, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, ये हम इसको बोल सकते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे। तो हमें पता चल गया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है कि किस मीडियम में ये है। अगर हम बात कर लेते हैं वैक्यूम की, जब हम बात करते हैं किसकी, वैक्यूम की, तो वैक्यूम के अंदर क्या होता है, इस के की वैल्यू इक्वल टू 1 होती है सीजीएस सिस्टम में, क्योंकि हम सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करते हैं ना, तो k इज इक्वल टू 1 होगा किसके केस में, जब सिस्टम हमारा कैसा है, सीजीएस सिस्टम है। सीजीएस सिस्टम मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड का जो सिस्टम है। और इसी k की वैल्यू क्या रहती है, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्स इनवर्स। ठीक है, कूलम इनवर्स स्क्वायर, ये रहती है इसकी वैल्यू किस में, इस एसआई सिस्टम, किसमें, एसआई सिस्टम में। ये जो यूनिट है ये मैं आपको निकालने सिखा देती हूँ, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। और ये वैल्यू भी कैसे आई इसके अंदर, ये भी हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, इस यूनिट को कैसे निकाल सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमारे पास देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये हमारे पास फोर्स था, यहाँ पर हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाकी सारी क्वांटिटीज को उधर लेके जाते हैं, F इंटू R, यहाँ डिवाइड में, इस तरफ आके हो गया मल्टीप्लाई में। Q1 Q2 क्या थे, मल्टीप्लाई में, तो इस तरफ आके क्या हो गए, डिवाइड में। ये बन गया। यहाँ से अगर हमें k की, ये तो निकल गया k की का फॉर्मूला। अगर हमें यूनिट ऑफ k निकालनी है, यूनिट ऑफ k इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है ये, जो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जिस मीडियम में चार्जेस प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो इस के की अगर हमें यूनिट निकाले तो कैसे निकाले, यहाँ से देखिए फोर्स है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। आर इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर में, और यहाँ मीटर की पावर क्या हो जाएगी, 2, क्योंकि आर का स्क्वायर है, सो मीटर की पावर भी होगी 2 अपॉन में Q1 Q2 दोनों चार्जेस है। फर्स्ट चार्ज भी कूलम्स में मेजर हुआ, सेकंड चार्ज भी कूलम्स में मेजर हुआ, तो क्या बन गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। ऐसे लिख दो, या फिर ये डिवाइड में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो कूलम्स इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी क्या निकल गई, यूनिट फॉर के। अब फाइंड आउट करते हैं इसकी वैल्यू। देखिए हमने क्या कहा, एसआई सिस्टम में इसकी वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर, ये निकलती है। तो अब देखिए के की वैल्यू हम निकालेंगे कि किस तरह से यह वैल्यू आई हुई है। पहली चीज तो याद रखिए, देखिए जो के होता है वो इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन में 4πε0 के इक्वल होता है। ठीक है, ये के जो उसने एज ए कांस्टेंट यूज किया, जब हम किसी भी कांस्टेंट को यूज करते हैं ना किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो उस कांस्टेंट की भी अपनी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है। यूं ही नहीं है कि रैंडमली हम कोई भी कांस्टेंट यूज कर लेते हैं। तो इस कांस्टेंट की जो वैल्यू थी वो क्या थी, 1 अपॉन में 4πε0। ये ε0 क्या है, दिस इज द परमिटिविटी, या आप बोल सकते हो एब्सोल्यूट परमिटिविटी। बट किस मीडियम में, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस इन द सेंस वैक्यूम में। ठीक है, वैक्यूम एक फ्री स्पेस होता है जहां पर कोई एयर नहीं होती, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता। जब ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस क्या हो जाते हैं, ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल टू 0 जहां पर हम कंसीडर कर लेते हैं, उस मीडियम को हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम। ठीक है, या फ्री स्पेस। अब यहां से हमें देखिए यूनिट निकालनी हो किसकी, इस ε0 की, यूनिट ऑफ ε0, जिसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब परमिटिविटी वर्ड कहां से निकला, परमिशन वर्ड से निकला है, परमिशन से। तो परमिशन किस चीज की परमिशन है, इस मीडियम के अंदर चार्जेस प्रेजेंट है, और वो चार्जेस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो ये मीडियम क्या कर रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दे रहा, उन्हीं के फोर्स को परमिट कर रहा है, मतलब परमिशन दे रहा है एक दूसरे के ऊपर अप्लाई होने की, इसलिए क्या नाम है इसका, परमिटिविटी। किसी भी मीडियम की
फोर्स को परमिशन दे रहे हो या फिर लाइन जो आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है, किसी भी फील्ड की लाइन को परमिट करना अपने अंदर से, परमिशन देने की जो कैपेबिलिटी होती है ना मीडियम की, उसे बोलते हैं परमिटिविटी। किसी भी मीडियम की लाइंस ऑफ फोर्स को, वो लाइन जो फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स हो सकते हैं, मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स हो सकते हैं, उनको अपने अंदर से अलो करने की जो कैपेसिटी होती है, दैट कैपेसिटी इज नोन एज परमिटिविटी। ठीक है, मीन्स वो परमिशन दे रहे हैं। सो अब इस परमिटिविटी जिसको हम कह रहे हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट क्यों बोला, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट हमने लिया है, ये फ्री स्पेस की है, और फ्री स्पेस के अंदर बाकी सारे फोर्सेस को हम क्या कंसीडर करके चलते हैं, जीरो। अगर हम इसकी यूनिट निकालना चाहे तो यूनिट ऑफ परमिटिविटी क्या निकलेगा, एप्सिलॉन नॉट की। तो देखिए यहां से हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालेंगे। हमें क्या पता है, फोर्स क्या था, के Q1 Q2 अपॉन में R² था, यही था। के की वैल्यू हमें पता चल गई, के हमने क्या माना, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की जगह पे पुट कर दिया, Q1 Q2 अपॉन में R² हमारा रहा एज इट इज। ठीक है, ये हमारे पास फोर्स की फाइनल वैल्यू सोल्व हो गई। यहां से एप्सिलॉन नॉट को इस तरफ ले जाते हैं, फोर्स को वापस इधर ले आते हैं। एप्सिलॉन नॉट इधर क्या है, डिवाइड में, उस तरफ जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई में। अब फोर्स इस तरफ आके क्या होगा, डिवाइड में, तो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पे आ गया एफ, और एफ के प्लेस पे चला गया एप्सिलॉन नॉट। बाकी एज इट इज Q1 Q2 अपॉन में R²। वैल्यू निकल गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी एंड दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब इसकी यूनिट निकालते हैं। तो देखिए यूनिट कैसे निकालेंगे, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट हमें पता है 1 अपॉन में 4 पाई, तो क्या है, कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है। एफ किसको किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में। डिवाइड में है तो हम भी क्या करेंगे, उसको डिवाइड में लिखेंगे। जो चीज कांस्टेंट है, कांस्टेंट का की कोई यूनिट नहीं होती, तो 4 पाई की कोई यूनिट नहीं होगी, 1 की भी कोई यूनिट नहीं होगी। एफ की यूनिट होती है न्यूटन, तो 1 अपॉन में न्यूटन, इंटू चार्जेस की यूनिट क्या होती है, कुलम्स, इस चार्ज की यूनिट भी कुलम, सो कुलम इंटू कुलम हो गया। डिस्टेंस को हमें पता है मीटर में मेजर करते हैं, उसका भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, मीटर का स्क्वायर। कंबाइन करेंगे तो क्या हो रहा है हमारे पास, C⁻²2 कुलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आ गया। इसको अगर हम ऊपर ले जाके लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, कुलम स्क्वायर, न्यूटन की पावर कुछ नहीं है, मीन्स -1 हो जाएगी, 1 है यहाँ पे, ऊपर जाके क्या हो गई, -1। मीटर की पावर क्या है, 2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -2। हम इस फॉर्म में भी इस यूनिट को लिख सकते हैं, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ठीक है, तो दिस इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला। हम देखते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला हम इसका कैसे निकालते हैं। किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना बहुत इजी होता है, ये आपने क्लास 11th में स्टडी किया है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से फाइंड आउट करना है। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए अगेन हमें उसके फॉर्मूले पे जाना है। उसका फॉर्मूला क्या बना था, 1 अपॉन में 4 पाई, एफ आ गया था इस तरफ, Q1 Q2 अपॉन में R²। हमें क्या पता है, चार्जेस, चार्जेस को किस में मेजर करते हैं, एम्पियर टर्न्स के अंदर मेजर करते हैं। ठीक है, याद रखना, चार्जेस को किस में लिखते हैं, एम्पियर टर्न्स की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये भी क्या होगा, एम्पियर टर्न की फॉर्म में होगा। बाकी सभी क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में लेके जाएंगे। एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन में 4 पाई की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई डायमेंशंस नहीं होती, क्योंकि कांस्टेंट सी के साथ डायमेंशनल एनालिसिस डील नहीं करता। ये आपको क्लास 11th में चैप्टर 2 में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो किसी भी कांस्टेंट की ना तो कोई यूनिट होती है, ना कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, तो इसको रिमूव कर दिया हमने। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m⁻⁴ L की पावर 1 T की पावर -2। अगर नहीं आता तो मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला किस तरह से निकाल। देखिए फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। हमें क्या करना होता है, फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करते जाना है, और तब तक सिंप्लीफाई करते जाना जब तक जो हमारे पास लेंथ, मास और टाइम, ये जो फंडामेंटल यूनिट्स है ना, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इनकी फॉर्म में ये कन्वर्ट ना हो जाए। तो अब ये इस फॉर्म में कन्वर्ट करना हमने, लेंथ, मास और टाइम की फॉर्म में। F इज इक्वल टू क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन। सो फोर्स इज इक्वल टू, मास को हम डायरेक्ट, देखिए मास हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो मास को हम डायरेक्ट m की फॉर्म में लिख देंगे, इंटू एक्सेलरेशन यहाँ पर नहीं है, तीन ही फंडामेंटल क्वांटिटीज है हमारे पास, लेंथ, मास और टाइम, इन्हीं की फॉर्म में होना चाहिए। नहीं है तो एक्सेलरेशन को हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे एक्सेलरेशन को कन्वर्ट करेंगे, एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है, वेलोसिटी अपॉन में हमने टाइम लिख दिया। अब वेलोसिटी भी कोई फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो वेलोसिटी को अगेन हम रिपीट करेंगे और क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज द डिस्टेंस अपॉन में टाइम।
और ये वाला टाइम डायरेक्ट डिवाइड में। यहां से क्या गया m की पावर 1। डिस्टेंस को हम किसकी फॉर्म में मेजर करते हैं, लेंथ की फॉर्म में, क्योंकि लेंथ ही डिस्टेंस होता है। ये हो गया l की पावर 1, क्योंकि डिस्टेंस की पावर क्या 1 है, तो डिस्टेंस को l लिख सकते हैं, l की पावर हो गया 1। डिवाइड में क्या है, t की पावर 1 ये है, 1 ये, टोटल क्या होगी t रेज टू दी पावर 2। अब t की पावर नीचे 2 है तो ऊपर जाके क्या लिखेंगे हम, -2। यहां से हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। देखिए हमारे पास बेसिकली 7 बेसिक यूनिट होती है, ठीक है, और वो जो 7 बेसिक यूनिट है अगर उस फॉर्म में फॉर्मूला है तो हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, और नहीं है तो फिर क्या करते हैं, इन 3 फंडामेंटल्स की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो करंट या चार्ज हमारे पास क्या होता है, ऑलरेडी एक बेसिक यूनिट है, इसलिए हमने डायरेक्ट इसको किस में लिख दिया, एम्पियर टर्न्स की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि इसको लिखा जाता है इस फॉर्म में। बेसिक यूनिट को डायरेक्ट लिखा जाता है, और जो बेसिक यूनिट में इंक्लूड नहीं है उन्हें 3 फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटीज की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे मैंने अभी किया है। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने लिख लिया, इनटू मैंने बताया चार्ज को हम डायरेक्ट लिखते हैं किसकी फॉर्म में, AT। दूसरे चार्ज को भी क्या लिखूंगी मैं, AT अपॉन में R इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस को किस फॉर्म में लिखते हैं हम, लेंथ की फॉर्म में लिखते हैं। अभी हमने बात की थी रेडियस है, रेडियस भी क्या है, एक लेंथ ही तो है। डिस्टेंस है क्या है, एक लेंथ ही तो है। हाइट है वो भी किस फॉर्म में मेजर होती है, लेंथ की फॉर्म में। ब्रेड्थ है वो भी किस फॉर्म में होती है, लेंथ की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो आपने देखना कौन कौन सी चीजें मीटर में मेजर होती है, जो भी मीटर में मेजर होगी उसको हम लेंथ की फॉर्म में ही लिखेंगे। तो ये भी मीटर में मेजर होती है तो लेंथ की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। सबको कंबाइन करेंगे और जो नीचे है उन सबको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा, m की पावर 1 है लेकिन नीचे तो ऊपर जाके होगी m की पावर -1, l की पावर 1 ये रही, l की पावर 2 ये रही, टोटल होगी l की पावर 3। नीचे है ऊपर जाके क्या होगी l की पावर -3। t की पावर -2 है, यहाँ पर भी देखिए t की कुछ ना कुछ पावर है। t की पावर 1 ये रही, 1 ये रही, 1 और 1 2 ये हो गई। नीचे से -2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, +2 बन गया। 2 ये और 2 ये क्या होगी, t की पावर 4 हो गई है। a की पावर 1 ये 1 ये, a की पावर क्या हो गई 2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर परमिटिविटी, ठीक है। ये निकल गया हमारा एब्सोल्यूट परमिटिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। इस तरह से आपने कैलकुलेट कर लेना है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर परमिटिविटी। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। सो देखिए इसकी वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अगेन हमें फॉर्मूले पे ही जाना है। हमें क्या पता है, k इज इक्वल टू क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, यही था। और यहाँ एप्सिलॉन नॉट की जब हम वैल्यू निकाल रहे हैं, ये इसके इक्वल था। जो सिंपल फॉर्मूला है उसी की फॉर्म में निकालेंगे हम। हमने ये पता था कि k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल था। जो कांस्टेंट कुलम्ब्स ने यूज किया उसकी वैल्यू भी उसने बताई थी कि वो इसके इक्वल है। तो जब वो इसके इक्वल है तो यहां से हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालते हैं। एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाओ और k को इधर ले आओ, तो k इस तरफ आके क्या हो गया, डिवाइड में हो गया। हमने यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पे रख दिया k। इन सब की वैल्यू पुट करते हैं, 1/4 पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 या 3.14, मैं 3.14 डायरेक्ट यूज कर रही हूँ, इनटू k की वैल्यू क्या थी। SI सिस्टम के अंदर देखते हैं, SI सिस्टम को हम ज्यादातर यूज करते हैं क्योंकि हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो इसमें k की वैल्यू क्या थी, 9 × 10⁻⁹, ठीक है। ये वैल्यू थी, मैंने यहाँ डायरेक्ट यूज कर दी, 9 × 10⁻⁹। यूनिट मैंने कैलकुलेट कराई थी, वहां से आप इस यूनिट को पुट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए थी इसलिए मैंने पुट कर दिया। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इस पूरे को सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या आएगा, 8.85 × 10⁻12, 8.85 × 10⁻12। और मैंने यूनिट निकलवाई थी एप्सिलॉन नॉट की। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या थी, कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स, मीटर स्क्वायर इनवर्स। तो यहाँ पे पुट कर सकती हूँ मैं कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स एंड मीटर इनवर्स स्क्वायर। ये हमारी यूनिट हो गई बाय साइड। अब हम बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म में। ये था हमारा कूलम्ब्स लॉ, बेसिकली जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में था। यहाँ पर अब देखिए हम क्या करें, कूलम्ब्स लॉ में फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, फोर्स को फाइंड आउट कर रहे हैं। स्टेटमेंट में हमने बात की थी कि कूलम्ब्स लॉ में क्या चीज फाइंड आउट करने जा रहे हैं हम, फोर्स। और फोर्स क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर इस फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में लिखें यहाँ पर, तो कैसे हम उसको लिख पाएंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म।
क्योंकि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स क्या अपना डायरेक्शन भी होती है। वेक्टर क्वांटिटी का मीनिंग आपको पता ना, एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है एंड साथ में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है। तो जिस भी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं उसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जिसके पास ये डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ बचा क्या, मैग्नीट्यूड, उसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। सो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में अगर जाते हैं तो देखिए कैसे होगा। सपोज क्या हमने मान लिया अगेन वही दो चार्जेस है Q1 एंड दिस इज द चार्ज Q2। इन दोनों के दोनों चार्जेस क्या हुए हैं, सेपरेट कर रखे कुछ डिस्टेंस से। दिस इज द डिस्टेंस R। तो यहाँ पे हमें पता था फोर्स किसके इक्वल था, कि Q1 Q2 अपॉन में R²। ये फोर्स की वैल्यू थी। ये तो जब थी ना, जब हमने उसको किस तरह से लिखा था, सिर्फ डायरेक्ट लिख दिया था, हमने उसकी डायरेक्शन तो शो ही नहीं की थी, जबकि हमें पता था कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर डायरेक्शन की फॉर्म में लिखे तो किस तरह से लिखेंगे, देखिए हमने एज्यूम किया कि सबसे पहले ये Q1 चार्ज इस Q2 चार्ज के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब जब Q1 चार्ज Q2 चार्ज पे फोर्स अप्लाई कर रहा है तो हम क्या करेंगे, फोर्स निकालेंगे F12, फोर्स बाय चार्ज 1 ऑन चार्ज 2। पहले चार्ज ने दूसरे चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाया वो निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या तो आप K लिख लो या K की वैल्यू पुट कर लो। K इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब आप बार बार पुट करोगे तो आपको K की वैल्यू भी याद हो जाएगी। Q1 Q2 क्योंकि चार्जेस हैं वो तो, बट डिस्टेंस देखिए, जब ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो डिस्टेंस के कौन चेंज कर रहा है, ये कर रहा है। या तो ये इस तरफ अट्रैक्ट हुआ तब डिस्टेंस कम हो जाएगा, या ये दूर गया तो फिर डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। डिस्टेंस कौन चेंज कर रहा है, ये कर रहा है। मेन चार्ज किसको हमने कंसीडर किया है, इसको मेन चार्ज कंसीडर कर लिया है। तो दूसरे चार्ज की वजह से डिस्टेंस में चेंज आ रहा है। तो डिस्टेंस में चेंज आया किसके थ्रू, 2 के थ्रू। और किससे डिस्टेंस चेंज कर रहा है, 1 से कर रहा है। तो उल्टा लिखा जाए, जब फोर्स आप निकाले F12 तो डिस्टेंस क्या हुआ, R21। ठीक है, डिस्टेंस बदल रहा है सेकंड के थ्रू, और ये सेकंड किसके विद रिस्पेक्ट डिस्टेंस को चेंज कर रहा है, 1 के विद रिस्पेक्ट चेंज कर रहा है। सो R21 लिखा हमने, और डायरेक्शन हम शो कर देंगे R21 कैप की फॉर्म में। दिस इज द डायरेक्शन वेक्टर, है ना, यूनिट वेक्टर जिसको आप कहते हैं, सिर्फ डायरेक्शन शो करता है ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म में, और इसके ऊपर हमने लगा दिया वेक्टर का साइन क्योंकि हमने डायरेक्शन यहाँ पे शो कर दी है। इसी को मैं दूसरे किस तरीके से लिख सकती हूँ, अगर मैं इसको थोड़ा और मॉडिफाई करना चाहूँ तो क्या लिख सकती हूँ, मुझे क्या पता है, ये जो यूनिट वेक्टर होता है, डायरेक्शन वेक्टर, ये किसके इक्वल होता है, जो वेक्टर हमारे पास गिवन है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, इसके इक्वल होता है। R जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर की वैल्यू होती है 1। मीन्स इसके पास कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, ये सिर्फ डायरेक्शन शो करता है। तो जो गिवन वेक्टर था हमारे पास, ये वेक्टर था, इस गिवन वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या बच जाएगी, सिर्फ डायरेक्शन बच जाएगी, क्योंकि हमें पता वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, और मैग्नीट्यूड बाय मैग्नीट्यूड कट गया, बची क्या, डायरेक्शन बच गई। तो ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है। अगर यूनिट वेक्टर की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करती हूँ तो ये फोर्स किस फॉर्म में जाता है, F12 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R21। अब R21 जो ये यूनिट वेक्टर, इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं, R21 वेक्टर अपॉन में R21। ठीक है, अब ये भी R21 है, ये भी R21 है, दोनों को अगर ये R21 का स्क्वायर, क्योंकि हमें पता ना Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर होता था, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होएगा, इसका भी स्क्वायर। अब यहाँ पर पावर 2, यहाँ पे पावर 1, दोनों को कंबाइन करें तो क्या बन रहा है, F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में इसको और इसको पावर ऐड हो गई, R21 के क्यूब R21 वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे जब पावर 3 है ना तो यहाँ पे वेक्टर की फॉर्म में, और ये शो कर रहा है कि यूनिट वेक्टर की वैल्यू पुट कर रखी है। जब इस फॉर्म में है तो आप समझ जाइए कि यूनिट वेक्टर की वैल्यू पुट कर रखी है, फॉर्मूला वही है, सेम है। ठीक है, इसको जब आप वापस से उस फॉर्म में लेके जाना चाहो तो उस फॉर्म में लेके जा सकते हो। ये तो निकल गया F12 फोर्स ऑन चार्ज 2 बाय चार्ज 1, या फिर ऐसे बोल सकते हैं फर्स्ट चार्ज ने फोर्स लगाया किस पे, सेकंड चार्ज पे। अब हम देखते हैं कि जो फोर्स है सेकंड चार्ज को अगर एज ए सोर्स चार्ज हम कंसीडर कर ले तो फिर सेकंड चार्ज क्या करेगा, फर्स्ट चार्ज के ऊपर भी कुछ फोर्स लगाएगा।
अब ये चार्ज को मैंने क्या कंसिडर कर लिया एज ए सोर्स चार्ज। अगर इसको मैं सोर्स मान रही हूं तो इसने क्या किया, इसके ऊपर कोई फोर्स लगाया तो उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सेकंड चार्ज ने फोर्स लगाया किसके ऊपर, फर्स्ट चार्ज के ऊपर, तो किससे डिनोट किया मैंने, F21 से। ये भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R²। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2। और वेक्टर की फॉर्म में जाऊंगे तो नॉर्मल सी बात है, अब सोर्स इसको कंसीडर किया है तो डिस्टेंस किसकी वजह से चेंज हो रहा है, इसकी वजह से। ठीक है, ये क्या करेगा, या तो दूर जाएगा या पास आएगा, तो डिस्टेंस चेंज हो रहा है 1 के थ्रू सेकंड के विद रिस्पेक्ट। तो F21 में क्या लिखा जाएगा, R12। यहां पे डायरेक्शन शो करने के लिए R12 कैप। दोबारा से इसकी अगर वैल्यू पुट करना चाहे तो पहले वाले की तरह R12 कैप वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू जो R12 वेक्टर है अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। ये वैल्यू अगर मैं दोबारा से पुट कर दूं यहाँ पे तो इस वैल्यू को पुट करते क्या आ जाएगा, F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R12 का स्क्वायर, क्योंकि R का स्क्वायर होता ना तो R12 का स्क्वायर आप लगाना मत भूलना, R12 वेक्टर अपॉन में R12। सेम पावर यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 दोनों को कंबाइन करके लिखूंगी तो F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R12 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर ये रहा 1 पावर ये रही, तो R12 की पावर हो गई 3 इंटू R12 वेक्टर। ये निकल गया हमारा फोर्स इन फॉर्म ऑफ वेक्टर, जब हम साथ में क्या शो कर रहे हैं, डायरेक्शन। आज के लिए इतना ही, इसके न्यूमेरिकल करेंगे कल, तब तक आप ट्राई करना चाहे तो कुछ न्यूमेरिकल ट्राई कर सकते हैं। कल के टॉपिक के लिए मैं आपको कुछ कल के टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, और आज के टॉपिक को भी रिवाइज करके अगर कोई डाउट आता है तब भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।